हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें बहुत सारे बच्चों की लगातार रिक्वेस्ट आई कि सर आईएएस कैसे बनते हैं, आईपीएस, आईएफएस कैसे, इसका एक बार कंप्लीट प्रोसेस बता दीजिए। इनको कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, कौन से सब्जेक्ट से हमें ग्रेजुएशन करनी चाहिए, हमें अपना टारगेट कब फिक्स करना चाहिए अगर हमें आईएएस बनना है, और क्यों लोग पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं, उसका कारण क्या है। कुछ लोग सालों तक मेहनत करते हैं तब भी क्लियर नहीं कर पाते। जी हाँ, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जामों में से एक एग्जाम माना जाता है, यूपीएससी का एग्जाम। बहुत बार आप देखते होंगे कि सर ये यूपीएससी है, तो ये यूपीएससी का एग्जाम बोलते हैं, इसको आईएएस का एग्जाम बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे आपको इन्हें कहते सुने होंगे कि मैंने आईएएस का प्री निकाल लिया। वो दरअसल में आईएएस का प्री नहीं है, क्योंकि उससे तो आईपीएस भी बनेंगे, उससे तो आईएफएस भी बनेंगे। वो यूपीएससी का प्री है। अब यूपीएससी का भी कहने से लोग इसलिए बचते हैं क्योंकि यूपीएससी में भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे तरह के एग्जाम्स होते हैं। ये कौन सा एग्जाम होता है उनमें? सिविल सर्विस एग्जाम, सीएससी नाम से जाना जाता है। तो ये सीएससी जो होता है वो प्री निकाला है ना आपने यूपीएससी का। अगर कोई सीएससी निकालता है ना, यानी सिविल सर्विस एग्जाम निकाल रहा है ना, तो वो आईएएस का ही एग्जाम है, वो आईपीएस का ही एग्जाम है, वो आईएफएस का ही एग्जाम है। आईएफएस, बहुत कम लोगों ने आईएफएस सुने हो या बहुत कम लोगों ने आईआरएस सुने हो, बट ये भी एक बहुत शानदार पोस्ट है। आईएफएस आपकी इंडियन फॉरेन सर्विस है, जो विदेशों में पोस्टेड होते हैं, जो ये 2 साल इंडिया 3 साल फॉरेन, ऐसे इनकी पोस्टिंग चलती रहती है अल्टरनेट के रूप में। ठीक है। अगर मैं आईपीएस की बात करूं तो इंडियन पुलिस सर्विसेज हैं। तो पुलिस में आप देखते होंगे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं वो सब आईपीएस ही होते हैं। आपने देखे होंगे आईआरएस, इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज। तो रिवेन्यू सर्विसेज क्या है? इनकम टैक्स में बड़े ऑफिसर्स, है ना भाई। इससे बड़ा कोई एग्जाम नहीं है, इससे बड़े ऑफिसर्स बन नहीं सकते किसी और एग्जाम से। अगर कोई ग्रुप ए वाला ऑफिसर बन रहा है तो वो यूपीएससी ही कराती है उसके एग्जाम्स को। यूपीएससी जाने ही इसलिए जाती है ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए। बाकी जैसे ग्रुप बी और ग्रुप सी, एसएससी भी जानी जाती है। तो भाई ये जो, अगर हम कहें यूपीएससी क्या है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग है। केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी करनी है, यानी केंद्र सरकार आप समझते होंगे जो सेंट्रल हमारी गवर्नमेंट है, उसके अंदर अगर कर्मचारी बनना है, बड़ा अफसर बनना है, तो आपको यूपीएससी के थ्रू ही जाना होगा, यूपीएससी का ही एग्जाम क्लियर करना होगा। अब यूपीएससी भी बहुत एक कैलेंडर जारी करती है कि देखो यूपीएससी कोई एक एग्जाम नहीं कराती, बहुत सारे एग्जाम्स कराती है। आप ये कैलेंडर देख रहे हैं भाई, देखो सीन 2 लगा देना। ये बहुत सारे आपने देखे कि अलग अलग तरह के एग्जाम्स कराती है यूपीएससी। इनमें एक जगह आपको मिल जाएगा सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। यही वो एग्जामिनेशन है जो आईएएस का एग्जामिनेशन है। ये कैलेंडर साल के शुरुआत में ही या साल के एंड में, मान लीजिए 2025 का कैलेंडर आना है तो 24 के एंड में आ जाएगा, और उसी से ही आपका पूरा शेड्यूल दिया होगा, कब प्री होना है, कब मेंस होना है, कब इंटरव्यू होना है, किस किस एग्जाम्स का। ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि भाई यूपीएससी में तो आईपीएस ही बनते हैं क्या सर, इसमें आईएफएस ही बनते हैं क्या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से? ये पोस्ट फेमस जरूर है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, लेकिन इसमें करीब करीब सीएससी एग्जामिनेशन है, उसी एग्जामिनेशन से, उन्हीं तीनों स्टेप से, प्री, मेंस और इंटरव्यू से ही करीब करीब 21 तरह की पोस्ट, कभी 18 तरह की आती हैं, कभी 20 तरह की, कभी 21 तरह की। टोटल आप देखिए, इंडियन पोस्टल सर्विसेज भी है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज भी है, आईएएएस। अगर आप देखते हैं भैया, ये ग्रुप ए की पोस्ट है, यहां भी ये बड़े ऑफिसर ही बन रहे हैं इसके थ्रू। ठीक है। लेकिन आप जानते थोड़े से कम को हो, इसलिए आप सिर्फ आईएएस, आईपीएस, क्योंकि उनको आपने देखा है, उनका नाम बहुत सुना है, इसलिए आप आईएएस कहते हो। ठीक है। बाकी देखो, आईएएस पढ़ाने वाला, ये बहुत बच्चों के मन में आता होगा कि सर आईएएस जो पढ़ाते हैं टीचर्स,
आईएएस को पढ़ाते हैं, कभी तो आईएएस जो उनमें से ही बना है, उन स्टूडेंट्स में से ही, तो उनको भी किसी ने पढ़ाया है, तो वो तो टीचर बड़े ज्ञानवान होते होंगे। क्या आईएएस पढ़ाने वाले टीचर वो खुद आईएएस क्यों नहीं बन जाते? ये तो बहुत बड़ी पोस्ट है। हाँ भाई, बहुत बड़ी पोस्ट है। वो क्यों नहीं बन पाते, इसका कारण दे देता हूं कि अब आपको अगर मान लेते हैं कि भैया एक पेपर तैयार करना है, जीएस का एक पेपर। अब वो एक पेपर में मान लीजिए पॉलिटी आई है, पॉलिटी के साथ भी उसमें कुछ और हो सकता है, जीएस का कोई सा एक पेपर। अब हो सकता है एक जो टीचर है वो आपका सिर्फ पॉलिटी में अच्छा हो, लेकिन उसका हो सकता है ज्योग्राफी उसका खराब हो सकता है उसका हिस्ट्री उतना अच्छा ना हो, लेकिन पॉलिटी में उसकी कमांड ऐसी है कि उसको संपूर्ण बहुत कुछ ज्ञान है। इस वजह से कि वो केवल पॉलिटी का टीचर है, इस वजह से वो आईएएस नहीं बन सकता, क्योंकि वो उसका और सब्जेक्ट उतने अच्छे होने की गारंटी नहीं है। तो आपको अगर आईएएस बनना है तो आपको सभी सब्जेक्ट्स में बैलेंस बना करके चलना ही होगा। वो टीचर जरूर बन जाते आईएएस, लेकिन वो बन इसलिए नहीं पाए क्योंकि उनकी सारे सब्जेक्ट्स पे समान कमांड नहीं हो पाई जो यूपीएससी में आते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, आईएएस बनने के लिए सर रोज कितनी पढ़ाई करनी जरूरी होगी? ये कोई निश्चित नहीं है। अभी अगर आप अपना टारगेट फिक्स करते हैं 12th के बाद, तो आप अपनी ग्रेजुएशन करिए, साथ साथ आप अपना 2-3-4 घंटे रेगुलरली दे दीजिए। अगर आपने टारगेट 12th के बाद फिक्स कर दिया है, वही लोग जो 12th के बाद टारगेट फिक्स करते हैं और 2-3 घंटे रेगुलरली पढ़ते हैं और बिल्कुल टारगेटेड चीजों को पढ़ते हैं, सिलेबस के हिसाब से पढ़ने लगे, इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया, अब वो ग्रेजुएशन के बाद एक ही साल में पहला ही अटेम्प्ट देंगे, हो सकता है उनका क्लियर हो जाए, है ना? तो वो एक पढ़ाई का, इसमें कोई आपको 17 घंटे भी पढ़ के ऐसे कह देगा भाई मेरा क्लियर नहीं हुआ, मैं 4 साल 17 घंटे पढ़ा, डिमोटिवेट हो जाओगे भाई, फिर तो मेरा होना ही नहीं है। एक ये कह रहा है कि मैं 5-6 घंटे पढ़ा हूं तो और मेरा हो गया, आप कहते हो ये झूठ ही बोल रहा है, 17 वाले का हुआ नहीं, 5-6 का। तो ये सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना डेडिकेशन है। तो ये आता है आपको आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने से, आप कितने सीरियस है अपने लक्ष्य के प्रति और कब सीरियस हुए हैं, तो ये उससे आएगा। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बोलूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन है, सिर्फ ग्रेजुएशन, चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटेक हो, सब ये सिंपल ग्रेजुएशन यहां पर चाहिए। अब अगर बोलें कि सर ग्रेजुएशन में क्या कुछ परसेंटेज निर्धारित है, कुछ इतने परसेंट आना जरूरी है? जी नहीं, ऐसी भी कोई परसेंटेज की कंडीशन नहीं है। अच्छा, इसका मतलब अगर 40% अंक हैं तो भी, थर्ड डिवीजन भी है तो भी आप आईएएस बन सकते हैं? जी बिल्कुल बन सकते हैं। और आईएएस ही क्यों बोलते हो भाई, यूपीएससी क्लियर, सीएससी एग्जाम क्लियर करने की बात किया करो आगे से, क्योंकि केवल इससे आईएएस नहीं बनते। हाँ वो बात जरूर है, क्योंकि जो टॉपर लोग होते हैं वो आईएएस को चुनते हैं, पर ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग तो आईपीएस को भी चुनते हैं जिनकी अंडर 100 रैंक है। मुझे तो भाई पुलिस में ही सेवा देनी है, मुझे तो पुलिस वाला रॉब ही चाहिए, तो वो आईपीएस भी चुनते हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी चॉइसेस पे डिपेंड है। आगे अगर बोले कि यूपीएससी टारगेट करते हुए ग्रेजुएशन में कौन सा विषय चुनना बेहतर होगा, ये बहुत अच्छी सोच है। अगर आप 12th के बाद आपको पता है कि भाई मेरे को यूपीएससी ही क्लियर करना है और अभी मेरे पास समय है सब कुछ सोचने का, तो सबसे बेहतरीन टाइम होता है कि 12th के बाद आप बीए करिए। बीएस देखिए, 12th आप साइंस साइड से पढ़ें बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको फिर लॉजिकल चीजों को सोचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12th मैथ से कर लिया, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन आगे अगर आप यूपीएससी टारगेट करें तो बीएससी बीटेक मत करिए, वरना उनमें ही उतनी पढ़ाई है। या तो फिर आईआईटी की तरफ जाइए, ठीक है भाई मुझे गवर्नमेंट की तरफ सोचना ही नहीं है, मैं अपना कॉर्पोरेट सेक्टर चुनता हूं, तो फिर उस तरफ जाइए। या अगर आप यूपीएससी की तरफ सोचते हैं तो फिर आप बीए की तरफ जाइए, और बीए में फिर वैसे सब्जेक्ट्स चुनिएगा, उस तरह के सब्जेक्ट्स चुनिएगा कि जो आपके काम आएंगे यहां पर जीएस के पेपर्स को सॉल्व करने में, क्योंकि मेन तो जीएस ही है, यहां पर सब कुछ तो जीएस से होना है। तो भाई हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ऐसे सब्जेक्ट्स को चुन सकते हो, ज्योग्राफी हो, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स को वहां ले सकते हो और वही सब्जेक्ट्स आपके काम आएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि यहां पर हमने सर ये सुना है बड़े लिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं, कितनी एज होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। तो बच्चों 21 प्लस तो आपको एज चाहिए, यानी 21 से पहले आप आईएएस का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दूसरा, यहां पर एक अटेम्प्ट की संख्या निर्धारित है और एज मैक्सिमम क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी आपको पता ही होगी आप किस कैटेगरी में, एक ओबीसी कैटेगरी होती है, एक एससी होती है, एक एसटी होती है, तो उस तरह तो भाई ये एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी आ गई आजकल। तो भाई जनरल में ना 32 साल तक आप फॉर्म भर पाओगे मैक्सिमम। तो 21 साल से 32 साल तक ये हर साल फॉर्म आते हैं यूपीएससी के, और एक डेट फिक्स है कि भैया प्री इस महीने में हो जाएगा और मेंस इस महीने में हो जाएगा और इंटरव्यू इस महीने में, रिजल्ट इस महीने में आ जाएगा। ये बहुत कम डिस्टरबेंस होता है कि कभी जैसे मान लीजिए इस बार प्री डिस्टर्ब होगा क्योंकि इस बार चुनाव आ गए हैं, वरना मई में ही आपका प्री निर्धारित होता है। ठीक है, मेंस की भी ऐसी एक निर्धारण है, इंटरव्यू का भी निर्धारण है, पर कभी कभी जो बहुत बड़े चीजें आ जाती हैं बीच में तो फिर ये थोड़ा एक आध महीना आगे पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे तो 21 साल और 32 साल तक तो 11 साल हुए, 11 बार दे देगा पेपर नहीं। यहां भी इन्होंने निश्चित अटेम्प्ट कर दिए कि भैया इन 11 सालों में आप 6 ही बार दे सकते हो अटेम्प्ट। अब ये अटेम्प्ट काउंट कब होता है। फॉर्म भर दिया सर अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, नहीं। आपने अगर प्री में बैठ गए, अगर आप अनुपस्थित हो गए, फॉर्म भर दिया तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। लेकिन फॉर्म भर दिया और प्री भी दे दिया तो आप प्री में फेल हुए हो पास हुए हो मैटर नहीं करता, आपका अटेम्प्ट गिना जाएगा। ये तो भाई ये आपके 6 अटेम्प्ट की मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये करते हैं यार इस बार ना मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, इस बार तैयारी करूंगा, मैं 2026 वाले में फॉर्म भरूंगा। ऐसे भी लोग करते हैं क्योंकि निश्चित अटेम्प्ट्स हैं। आगे ओबीसी वाले को 3 और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और 3 और साल एज में मिल जाते हैं, 21 से 35 साल तक। हालांकि ये भी 14 साल है, पर ये 14 में भी मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, एससी एसटी 21 साल से 37 साल की एज तक फॉर्म भर सकते हैं और ये हर साल फॉर्म भर सकते हैं। इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि भैया कितने अटेम्प्ट दे सकते हो, आप हर साल फॉर्म भर सकते हो। यानी ये 16 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, 21 और 37, और एससी एसटी दोनों के लिए। और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स जो फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हैं वो 42 साल उनकी एज होती है और वो भी हर साल अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ये बात भी क्लियर हो चुकी है आपको। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि भैया आईएएस की जो वैकेंसीज होती हैं, देखिए ये वैकेंसीज टोटल ऐसे आती हैं, किसी साल 1000 आ गई पूरी यूपीएससी सीएससी के लिए 1000 वैकेंसी है। वो हो सकता है 20-22 तरह की पोस्ट हो, लेकिन उनमें आईएएस की कितनी होंगी उन 1000 में। तो आईएएस की पोस्ट होती है 150 से 180 के बीच। आईपीएस जो बनेंगे वो 150 से 200 के बीच। ये पूरे इंडिया में सर्विस वो कैडर मिलता है कि भैया आपको कौन सा गुजरात कैडर मिला है, किसी को यूपी कैडर मिला है। स्टेट इस तरह से आपकी रैंक डिसाइड करती है कि आपको आईपीएस में भी कहां केरला भेजा जाएगा, तमिलनाडु भेजा जाएगा, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग भेजा जाएगा। तो चॉइस के अकॉर्डिंग जाता है, पर उसके हिसाब से आपकी रैंक भी होनी चाहिए। आईएफएस ये निश्चित ही पोस्ट है 36 से 40। ठीक है, ये भी बहुत कम ही पोस्ट है पर ये निश्चित है कि हाँ इसके बीच ही आती हैं हर बार। आईआरएस ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इनकम टैक्स कस्टम के बड़े ऑफिसर। ठीक है, तो ये 90 से 180 पोस्ट होती हैं। ये मैंने मेन पोस्ट बताई है, वैसे तो बहुत सारी अलग अलग पोस्ट भी और भी होती हैं उनमें, जैसे IAAS ऑडिट वाली, उसकी भी एक अलग वैकेंसी। तो इनको जानना जरूरी होता है आप लोगों के लिए। अब मैं अगर आगे बताऊं कि भैया यूपीएससी की जो वैकेंसीज है वो कैसी कैसी रही हैं साल दर, पूरी मेहनत करके आया हूं इस वीडियो के लिए। तो भाई शेयर कर दीजिएगा, आईएएस के लिए क्या करना है कैसे करना है, आज के बाद कोई वीडियो मत देखना, फिर सब कुछ है इस वीडियो के अंदर। 2014 में 1364 पोस्ट आई थी सीएससी के लिए, यूपीएससी की पोस्ट के लिए, है ना। 2015 में 1164, 2016 में देखो घटती गई 1079, 980, 782, और ये देखो 2021 में तो 712 ही आई थी। लेकिन इस बार 2022 में 1011, 23 की अभी आई नहीं है।
ठीक है 23 की, अच्छा सॉरी ऊपर आ गई है, 2023 की 1105, 2024 की 1056। तो लगभग आप ये मान सकते हो इन 3 सालों को पीछे को देखूं तो 1100 ये टोटल वैकेंसीज होती है, जिनमें आईएएस कितने आईपीएस कितने वो मैं बता चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई ये देखिए यूपीएससी सीएससी का क्या पैटर्न है, कैसे कैसे ये क्या करते हैं, क्या स्टेप से गुजरना होगा एक स्टूडेंट्स को। तो भाई सबसे पहले तो इसके लिए देखिए एग्जाम का नाम है यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो फॉर्म्स आएंगे फरवरी और मार्च में, प्री होगा मई और जून फिक्स है, मेंस होगा सितंबर अक्टूबर फिक्स है, और इंटरव्यू होगा जनवरी से मार्च के बीच में कभी भी, ये इतने दिन चलते हैं ये, और रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा। तो हर बार आप देखते होंगे यूपीएससी का रिजल्ट अप्रैल में पता लगता है भाई कौन आईएएस बना है कौन आईपीएस बना है ना। तो ये चीजें बिल्कुल फिक्स तरीके से हो गई। अब आप यूपीएससी सीएससी की देखते हैं तो भैया प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और पर्सनालिटी टेस्ट जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, ये 3 चीजें होती हैं बच्चों। ये जस्ट क्वालिफाइंग होता है, ये कितने मार्क्स का होता है, इसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं, इसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं बच्चों। बहुत सारे बच्चे तो इस बात का भी प्राउड फील करते हैं और करना भी चाहिए कि मैंने प्री निकाल रखा है यूपीएससी का, आईएएस का प्री निकाल रखा है, और वो ऐसे ही नहीं निकलता वैसे भी। ठीक है 10 लाख फॉर्म आए, बहुत थोड़े बच्चों को यहां पहुंचाना है, उनमें आप आ गए तो ये भी एक बड़ी बात है। अब मेंस असली चीज है ये, अगर आप यहां पहुंच गए हो तो फिर आप सफलता के बहुत नजदीक ही हो, अगर फाइनल मेरिट से रह भी गए तो। लेकिन आप जीवन में कामयाब इंसान जरूर बन जाएंगे अगर आपने मेंस को भी निकाल दिया है तो। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं पेपर 1। पेपर 1 जो है जिसको मैं बोल रहा हूं प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 2 को सी सेट कहते हैं, जो अभी कुछ सालों पहले ही ऐड किया, पहले ये नहीं होता था। तो पेपर 1 में 200 मार्क्स 2 आवर का पेपर होता है और जीएस के ही क्वेश्चंस होते हैं सारे। ठीक है, तो 200 मार्क्स का पेपर 2 घंटे का पेपर होता है, और ये भी 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है, सेम डे होते हैं, और बच्चा 33% लाना बस इसमें जरूरी होता है। यानी 200 में से आपको 67 मार्क्स लाने हैं बस, इसमें 67। लेकिन इसमें अगर 67 इसमें है तो ये आपके, तब तो इसको करने का कुछ अर्थ है, लेकिन उसमें ही 50 रह गए तो फिर इसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्या इसमें पूरे 200 में से 200 ले आओ, पर 200 में से 200 आसान नहीं है बच्चों। यहां 200 में से अगर आप देखेंगे ना तो इसकी कट ऑफ वही जाती है 100-110 के बीच में आसपास, है ना। तो 200 में से 110 लाना आसान नहीं है यूपीएससी के अंदर प्री में। इतनी कम कट ऑफ सर, इतने नहीं आ पाते, नहीं आ पाते हैं। ठीक है बच्चों के, ठीक है जब पेपर दोगे तो आपको भी पता चलेगी। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है बच्चों, क्लियर। तो हाँ, पेपर पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें कुछ भी लिखने का नहीं होता, ऑप्शन आते हैं टिक करना होता है, ओएमआर बेस्ड होता है। ठीक है, क्लियर ऑफलाइन। हाँ, अब मेंस की मैं बात कर लेता हूं। मेंस क्या होता है सर? मेंस से बड़ा डरते हैं, बड़ा डराते हैं लोग। तो मेंस में पहले समझिए कि पेपर ए होगा, पेपर बी होगा। ये ए और बी क्या है? ये लैंग्वेज के पेपर हैं। लैंग्वेज क्या है सर? जैसे पेपर ए में आपको संविधान में हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में से कोई सी एक भाषा, हिंदी भी है सर? हाँ, हिंदी भी है, और ये इंग्लिश का कंपलसरी है। ठीक है, तो इंग्लिश, ये पेपर होते 300 मार्क्स के, 300 में से 25% लाने जरूरी। क्वालिफाइंग है? हाँ क्वालिफाइंग है। प्री भी क्वालिफाइंग, उसके मार्क्स नहीं जोड़ते, नहीं। उसमें आप अगर 110 पे कट ऑफ गई है ना प्री में, 200 में से 110 आए हैं और एक के 150 आए हैं, आते नहीं है वैसे, पर अगर 150 आए हैं तो दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वालिफाइंग है तो 25% लाने जरूरी है। 300 का पेपर ये होता है, 300 का ये, और 300 का 25% है 75 मार्क्स। अगर आप 75 मार्क्स ले आए तो आप पास हैं। फिर इसमें चाहे आप 200 भी ले आए तो भी बराबर ही हो। अब मैं यहां पर बताता हूं, फिर अगला पेपर होता है पेपर 1। इसको बोलते हैं एस्से, क्योंकि वो तो क्वालिफाइंग हो गए। अब यहां एस से आएगा सर, एस से कितने मार्क्स का आता है? भाई ये सारे पेपर जितने भी देख रहे हो, टोटल 9 पेपर होते हैं मेंस में, और ये 3-4 दिन चलते हैं।
ठीक है, तो ये 2 पेपर हो गए, 7 ये हो गए, ये क्वालिफाई हो गए। इन 7 के 250 मार्क्स हैं, तो 250 गुणा 7 यानी पूरा मेंस 1750 मार्क्स का होता है। अब आप देखो पेपर 1 ऐसे लिखने के लिए टॉपिक्स आते हैं, मान लीजिए 2 ऐसे लिखने हैं तो आपको 4 टॉपिक्स मिल जाएंगे, 4 में से एक टॉपिक पे ऐसे लिख दीजिए। पूरी डिटेल में जाऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। अब ऐसे 250 मार्क्स का होगा, इसमें से मार्क्स मिलेंगे। फिर एक पेपर 2 होता है जिसको GS1 पेपर कहते हैं। GS के टोटल 4 पेपर, GS1, GS2, GS3, GS4। तो 4 पेपर GS के, एक पेपर ऐसे का, 5 पेपर हो गए। एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप ग्रेजुएशन में जब ऑनर्स कर रहे हो, किसी के वहां ऑनर्स से होती है, किसी के वहां नहीं होती है, तो जो ऑनर्स करें तो उस सब्जेक्ट में करें। 12th के बाद ये डिसाइड कर लें कि भाई मेरे को ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है, मैं इसी में ऑनर्स करूंगा। जब आप ऑनर्स करते हैं तो वो ऑप्शनल में ही करने का डिसाइड कर लें। अब ऑप्शनल कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं उसकी भी मैं एक लिस्ट दिखाऊंगा आपको कि भाई वो हिस्ट्री भी हो सकता है ऑप्शनल, आपका ज्योग्राफी भी हो सकता है, आपका हिंदी साहित्य भी हो सकता है। तो इस तरह से ऑप्शनल कुछ भी हो सकता है। उसके 2 पेपर होते हैं। तो भाई ये तो आता है मान लीजिए 12th लेवल का, जो NCERT पढ़ते हो आप 6 to 12, वो इनमें बड़ी हेल्प करेगी। लेकिन ये पेपर जो आते हैं इनमें ग्रेजुएशन लेवल तक आता है ऑप्शनल में। तो आपको इतना डीप इसमें पढ़ना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा। जो ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह तो यहां भी पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री मान लो आपने हिंदी ऑप्शनल ले रखा है, लेकिन पॉलिटी ज्योग्राफी तो तब भी पढ़नी पड़ेगी, वो यहां काम आएंगी। पर GS1 पेपर में आएगी या 2 में आएगी, पॉलिटी कहां आएगी, वो सब मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, इनका पेपर का, हर पेपर का समय 3 घंटे होगा, 3 घंटे का प्रत्येक पेपर। अब मैं अगर बात करूं कि ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें, तो मैं बता ही चुका हूं कि भैया ऑनर्स से कर लीजिए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन ऑप्शनल कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं ये पूरी लिस्ट है भाई, लगा दीजिए एक बार ताकि बच्चों को दिख जाए। तो बच्चे देखिए, एग्रीकल्चर में भी हो सकती है, एनिमल हस्बेंड्री में भी आप ऑप्शनल ले सकते हो, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, ये लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये टोटल आप देखोगे तो ये 26 चीजें हैं, 26 सब्जेक्ट हैं जिनको ऑप्शनल के रूप में ले सकते हो। पहले 2 होते थे ऑप्शनल, अब ये खत्म करके 1 कर दिया गया है। लेकिन अगर आप PCS देते हैं यूपी का, तो वहां तो ऑप्शनल हटा ही दिया गया है बच्चों। पहले UPSC की तरह ही होता था वहां भी, लेकिन यूपी के PCS में अब ऑप्शनल ही नहीं है, लेकिन UPSC में है अभी। अब जैसे GS का 1 का पेपर है, तो इनमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री का जो पार्ट है वो GS के 1 पेपर में आ जाएगा। ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो GS के 1 पेपर में आ जाएगा, यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी का ही पेपर होता है GS1। और ये सब लिखना होता है बच्चों, आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो लिखना होगा कि इतने वर्ड लिमिट में ही लिखें। ठीक है, उसके लिखने की कला होती है, वो सिखाया जाता है। आगे GS2 की बात करें तो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, यानी पॉलिटी जो जैसा सब्जेक्ट है वो GS2 पेपर में आता है। आगे हम बात करें GS3 में, तो आपको यहां साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी है तो साइंस एंड टेक ही है, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इस तरह सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये GS 3rd पेपर में होता है। GS4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो ये टोटल 4 पेपर्स का सिलेबस होता है बच्चों। अब मैं ऑप्शनल का मैंने बता ही दिया कि आप कोई सा भी चुन सकते हो, तो सारे पेपर्स की मैंने बात कर ली है। अब आपके सर ऐसे भी था, इसमें ऐसे हिंदी में लिखे इंग्लिश में, वो आपकी मर्जी होती है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जो टॉपिक आए हैं। अब देखिए UPSC इंटरव्यू जो होता है वो 275 मार्क्स का होता है। अब आपने देखा कि सर 1750 मार्क्स मेंस के और 275 मार्क्स किसके, 275 इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट के, तो वो सारे मिलाकर के 2025 मार्क्स बन जाते हैं। पूरी लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही लिस्ट बनाती है आपको IAS IPS। ठीक है, तो मैंने सिलेबस वगैरह भी दिखा दिया, डीपली भी देख सकते हैं सिलेबस को। प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत डीपली देखना पड़ता है ताकि हमें पैटर्न पता चल सके। ठीक है, तो जो सारी बातें बताई वो इस लिस्ट में थी। तो अब अगर मैं बोलूं कि शुरुआती तैयारी के लिए क्या पढ़ना शुरू करें, बच्चों शुरुआती तैयारी ये बहुत अच्छा सवाल है कि सर हमने IAS बनना है,
बचपन से सपना देखा था, मेरे मम्मी पापा का सपना था, तो बेटा उनके सपने के लिए आप सपना देख रहे हो तो शायद कभी नहीं बन पाएंगे, लेकिन आपके अंदर से आता है कि मुझे करना ही है, तो ही आप इस तरफ जाओ, तो ही कर पाओगे। बहुत तगड़ा जुनून चाहिए, ऐसे ही नहीं निकलता। वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम में से एक आता है बच्चों ये। तो अगर मैं बोलूं तो भैया यहां पर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि भैया इससे पहले कि एनसीईआरटी, हर कोई जिससे भी आप पूछोगे वो कहेगा भाई, जहां भी आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में जाके बैठ जाइए, आपको पता लगेगा यार क्या पढ़ा रहा है, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। फिर आप बराबर वाले से पूछते भाई ये क्या है, किस तरह से। आप कोचिंग में चले जाओगे ना आईएएस की में, यूपीएससी की में, तो आपको शुरुआत में तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले फिर वो बोलेंगे, आपका सहपाठी बोलेगा भाई 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ के आओ पहले, तब जाके कुछ पता चलेगा। तो ये हर कोई जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने एनसीईआरटी 6 to 12 तक की ना पढ़ी हो। तो बच्चे 6th to 12th एनसीईआरटी ये हर बच्चे को पढ़नी पड़ती है, लेकिन ये कहने से अब बच्चा जाता है मार्केट में, वो कहता है भाई मुझे 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी दे दे, मुझे आईएएस बनना है। अब वो ले आता है, सही भी किताब भी दे दी उसने, दुकानदार ने। मान लीजिए पहले दुकानदार इतने समझदार नहीं होते, वो कोई सी भी उठा के दे देते हैं, यहां भी चयन करना मुश्किल होता है थोड़ा। और अब उसको ले भी आया, अब उसको पहले दिन बहुत मोटिवेशन के साथ पढ़ने बैठता है, ढीला हो जाता है। एक तो वो 30-35 किताब बन जाती हैं सारी मिला के, क्योंकि हर क्लास में 3-4 किताबें भी हुई तो भी तो इतनी बन जाएंगी ना बच्चों। 7 क्लासेज हैं, 6 से 12 गिन लीजिएगा, अगर वो 4 किताब भी तो भी 28 किताब बन जाएंगे हर क्लास में, है ना। किसी में 3 भी हैं, किसी में 5 भी हैं। तो ये 30-35 अगर ये किताबें, अब वो कह रहा है पहली किताब में मेरे को इतनी मुश्किल आ रही है, वो बंद कर देता है। बहुत सारे बच्चों ने एनसीईआरटी खरीदी और एनसीईआरटी धूल चाट रही है अलमारी में, ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। कहते हैं कि ये तो समझ ही नहीं आता बच्चों, और इसको पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि हर कोई सजेस्ट कर रहा है तो कुछ तो बात है। तो इसके लिए आपको एक गाइडेंस चाहिए, आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस टीचर चाहिए जो पूरी एनसीईआरटी को आपको कवर करा दे। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, अब मैं तो कहता हूं कि ग्रेजुएशन करते करते ही आप एनसीईआरटी अपनी कवर कर लो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि आपको बीए के लिए जो चीजें पढ़नी है ना, वो सब एनसीईआरटी से वैसे ही कवर हो जाएंगे, आपका बीए वैसे ही पास हो जाएगा। ठीक है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि बीए करते करते ही अगर मैं ये कवर कर लूंगा तो फिर मेरे को पहले अटेम्प्ट में भी निकलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे कि मैं यूपीएससी निकाल पाऊं। अब बच्चों इसके लिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम एक एनसीईआरटी सार बैच ला रहे हैं। अगर आप यूपीएससी 2025-26 या पीसीएस 2025-26 अगर ऐसे टारगेट करें, 24 वाले के लिए कुछ नहीं है ये। 25 की बजाय मैं तो कहूंगा यूपीएससी अगर टारगेट करो इस बैच से तो 26 करना, या 26 के बाद का करना बेटर रहेगा, क्योंकि उसके बाद भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, केवल एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा। ये बेस है, इससे अपर भी कुछ पढ़ना है, पर इसको पढ़ने से आपको लिखना, आंसर राइटिंग करनी आ जाएगी। क्योंकि यहां पर अगर ये टीचर है जिनसे मैं बोलूंगा, जिनसे मैं पढ़वाऊंगा, तो वो आंसर राइटिंग में भी आपका सुधार करवाएंगे। ठीक है, तो ये आरडब्ल्यूएस सिविल सर्विसेज एक हमने चैनल बनाया है, उस पर बच्चों ये बैच लेकर के आए हैं। वैसे भी आजकल एनसीईआरटी नॉर्मल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सभी में एनसीईआरटी बुक यूज होने लगी हैं, वहीं से सिलेबस में से क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये लाइव क्लासेस, डाउट ग्रुप, ये सब कुछ हम आपको देंगे। कि सर इतना सस्ता, तो टीचर क्वालिटी के नहीं होंगे। मैं ये कहता हूं कि आपको 10-10, 12-12 हजार के कोर्स भी लोगों के मिलेंगे एनसीईआरटी सार बैच पे, मात्र 10-10, 12-12 हजार। किसी एक से भी तुलना कर लेना, अगर वो इतना कंटेंट और इतने बढ़िया तरीके से बिल्कुल कहे अनुसार दे दे, तो आप हमसे कह देना कि सर आपने हमारे साथ धोखा किया है। कभी हो ही नहीं सकता। ये आरडब्ल्यू अपने ट्रस्ट के लिए जाना जाता है बच्चों। 999 में हम ये बैच लाए हैं, RW20 कूपन कोड, रोजगार विद अंकित ऐप पर ये बैच मिलेगा बच्चों। उसको ये क्लासेस 8 अप्रैल से मैं शुरू करा रहा हूं, 8 अप्रैल से।
ये कल से ही बैच ये परचेजिंग शुरू हो गई है। तो बच्चे ये 799 में मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज कर लोगे। और 8, 9, 10 3 दिन डेमो देखिए, आपको लगे वास्तव में टीचर उस लेवल के और मेरी एनसीईआरटी कवर होने लगी है, एनसीईआरटी का एक एक शब्द मेरी समझ में आ रहा है, तो आप ये बैच की तरफ जाइए, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जैसे करना चाहें वैसे कर लीजिए, अपने हिसाब से कर लीजिए। तभी ये बैच की जानकारी लास्ट में दे रहा हूं, शुरू में नहीं दे रहा। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं इस बैच के बारे में बता सकूं, मेरा उद्देश्य है कि आपको चीजों में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको करना क्या है। ये क्लासेज एनसीईआरटी सार बैच की इस टाइम होंगी। सुबह 8 बजे हिस्ट्री होगी, इसमें इकोनॉमिक्स भी होगी, इकोनॉमिक्स की सारी बुक्स हल करवाई जाएंगी जो भी होती हैं, स्पेशली 9th से आती है इकोनॉमिक्स तो आपके सिलेबस में। ठीक है, तो हिस्ट्री 6 to 12 तक की हर एक एनसीईआरटी यहाँ कवर होगी, ज्योग्राफी की 6 to 12 तक की हर एक एनसीईआरटी कवर होगी, तो ऐसे ही साइंस की और ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सब। अब बच्चों ये क्लासेस 8 अप्रैल से मैं बता ही चुका हूं आप सबको। तो भैया यहां पर क्या सर हाइट वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता क्या? कलर विजन वाला भी जा सकता है क्या सर? पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स भी जा सकते हैं, हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स भी जा सकते हैं? जी हाँ, देखिए जैसे आईपीएस है, यहां पर आपको क्या करना होगा, हाइट की जरूरत होती है। आईएएस में कोई जरूरत नहीं है, आईआरएस में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आईपीएस में आप पुलिस सर्विसेज में जा रहे हो तो वहां हैंडीकैप कैंडिडेट नहीं जा सकते। वहां पर आपको एक हाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, 165 सेंटीमीटर यहां हाइट मांगी जाती है आईपीएस के अंदर। जैसे एक इंडियन रेलवे की सर्विसेज होती है, वहां भी हाइट की कंडीशन इन्होंने लगाई हुई है, चेस्ट की भी लगाई हुई है कि भाई इतनी चेस्ट आपकी चाहिए। वैसे इतना हो जाता है, मेरे ख्याल से ये होती भी है सबकी। बाकी आईएएस बनने के लिए ये कंडीशंस नहीं है, आईआरएस बनने के लिए कंडीशंस नहीं है। अब अगर मैं बोलूं कि सर ये स्पेक्स चल जाता है क्या, यानी चश्मा चल जाता है? बिल्कुल चलता है। ये देखो इन्होंने 6x6, 6x9 करेक्टेड विजन, करेक्टेड विजन मतलब आप स्पेक्स से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आईपीएस में भी स्पेक्स से जा सकते हो। आपको अगर आपको कलर विजन भी है तो उन्होंने बता दिया कि हाई ग्रेड कलर विजन भी चल जाएगा, लो ग्रेड यहाँ पे लो ग्रेड चल जाएगा, तो वो सब बताया हुआ है हर एक चीज। तो बच्चे इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेरे ख्याल से मैं आपको सारी जानकारी दे चुका हूं, क्या कैसे आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं और कैसे आप तैयारी कब से कैसे कर सकते हैं। कैसी ये वीडियो लगी, कैसी ये जानकारी लगी, जरूर बताना। धन्यवाद, नमस्कार।